नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल सनराइज स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ाया था आपको कोशिका विभाजन। उसी कोशिका विभाजन के 3 पार्ट थे, यानी असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, असूत्री और समसूत्री विभाजन हमने पिछली वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने हमारी वो वीडियो देख ली तो आपको सेल डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो से देखने से पहले आपको वो वीडियो हमारी देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आप हमारी वो पहले वाली वीडियो देखोगे। ठीक है, तो बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में। इससे पहले भी हमने सेल डिवीजन के बारे में आपको काफी हद तक बताया था, फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर उसका रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन होता क्या है, यानी कोशिका विभाजन होता क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ती है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन यानी हम इसको एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे। जिस प्रकार आपने देखा होगा एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, शुरुआत में वो उसमें दो तीन हमारे कक्ष होते हैं छोटे, जैसे यहाँ पर उनके अंडा, जहाँ पर वो अंडा देते हैं वो छोटे छोटे कक्ष होते हैं। उन्हीं उसमें अंडों में कुछ में शहद भरा रहता है, कुछ में अंडे होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में छत्ता बहुत छोटा होता है, बाद में यही बराबर बराबर कक्ष जुड़ते 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 एक विशाल छत्ते का रूप ले लेते हैं, विशाल छत्ता हो जाता है। इसी प्रकार हम अब अपनी सेल्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, जिस प्रकार हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी शुरुआत में आपने देखा होगा जब फीमेल का एग और हमारा मेल का स्पर्म यानी स्पर्म की पूंछ होती है, जब फीमेल का एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो इनमें निषेचन प्रक्रिया होती है। उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम एक यानी मटर का बीज होता है, उस मटर के बीज को हम यानी मिट्टी में डालते हैं तो उसमें क्या होता है, एक हमारा निषेचन हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जो स्पर्म होता है वो अंडे से मिलकर यानी निषेचन कर लेता है, यानी उसमें एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे गांव की भाषा में हम बात करेंगे कि उसमें एक मोल चल जाती है। मोल यानी उसमें यानी थोड़े थोड़े तंतु उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार इनमें निषेचन हो जाता है और ये जीवन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, शुरुआत में यह एक सेल होती है। शुरुआत में कैसी होती है, एक सेल। धीरे धीरे यही सेल अपना विकास करती है, यानी एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल, ऐसी बनती 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 हमारे हाथ पैर मसल्स आदि वगैरह हड्डियां वड्डियां सब किससे बनती है, हमारी सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसी से हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। जो छोटा सा बच्चा होता है आपने देखा होगा वो शुरुआत में एक सेल से ही बना हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ होकर वो बहुत सारी सेल इकट्ठी होकर एक विशाल रूप यानी विशाल रूपी शरीर सामने प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक बहुत बड़ी बॉडी हमारी किससे मिलकर बनी होती है, सेल से। ठीक है, तो उन्हीं सेल डिवीजन के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम इससे पहले थोड़ा सा बात कर ले। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था असूत्री विभाजन, उसके बाद हमने आपको पढ़ाया समसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन यानी उसमें कोई लिमिट नहीं होती, उसमें सेल किसी भी तरह टूट फूट सकती है। अब वो सेल डिवीजन होता है हमारा, यानी असूत्री विभाजन होता है हमारा बैक्टीरिया में। ठीक है, तो बैक्टीरिया अपनी तादाद बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा देते हैं क्योंकि उनमें असूत्री विभाजन होता है। उसी प्रकार समसूत्री विभाजन की बात करें तो समसूत्री विभाजन हमारा प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है, नहीं सॉरी यूकैरियोटिक जीवों में होता है। यूकैरियोटिक यानी हम यानी हमारी सेल के अंदर कैसा विभाजन होगा हमारा, तो होगा समसूत्री विभाजन, यानी जितनी कोशिका मरती है उतनी पैदा होती है। ठीक है, तब बात करते हैं हम यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन है, ये हमारे सिर्फ जनन कोशिकाओं के अंदर होता है। जनन कोशिका यानी ये हमारे फीमेल के अंदर होते हैं अंडाणु, इसी प्रकार मेल्स के अंदर होते हैं हमारे शुक्राणु। ठीक है, तो फीमेल के अंडाणु और मेल्स के शुक्राणु इनमें आपस में क्या होता है, यह अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन का तात्पर्य यह नहीं होता कि सेल 2 बराबर भागों में टूट जाएगी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपने पढ़ा होगा कि एक सेल्स में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी क्रोमोसोम होते हैं। इसी प्रकार फीमेल्स के अंडाणु में भी कितनी होती हैं, हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये अंडाणु अगर आपस में मिलेंगे, कभी भी मिलेंगे, तो जैसे कि तो स्पर्म और अंडाणु अगर बिना अर्धसूत्री विभाजन के आपस में मिल जाते हैं तो ये 92 यानी हमारे 92 क्रोमोसोम बना लेते हैं, जिससे एक बेढंगा अचानक सा पता नहीं कैसा जीव उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो 92 क्रोमोसोम से पता नहीं कैसा जीव उत्पन्न होगा। इसलिए क्या होता है, इनमें निषेचन से पहले इनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, ये 23 गुणसूत्र रह जाते हैं। ये भी कितने रह जाते हैं, 23 गुणसूत्र रह जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, तब तक आप हमारी वीडियो पर बने रहिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। ठीक है, तो इसमें एक मदर सेल से कितनी बनती है, एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती है। यानी एक मदर सेल होती है, या आपने आपको यहाँ पर दिखाया भी है,
इसमें एक मदर सेल होती है। इसी मदर सेल से हमारे क्या होता है, शुरुआत में ये हमारा दो भागों में टूट जाती है, यानी कोशिका दो भागों में टूट जाती है, यानी गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर आपको दो गुणसूत्र दिखाए हैं, जबकि ये हमारे 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ दो ही लिए हैं। ठीक है, अब शुरुआती अवस्था क्या होती है, इसमें ये कोशिका विभाजन यानी दो सेलों में हमारा दो केंद्रक बन जाते हैं, यानी ये हमारा एक गुणसूत्र, ये हमारा दूसरा, यानी आधे आधे गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। उसके बाद ये गुणसूत्र क्या होते हैं, बीच में से टूटकर ये हमारे अलग अलग क्रोमेटिड के रूप में आ जाते हैं, इनको हम क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, तो एक 1 क्रोमेटिड, सेकंड क्रोमेटिड, थर्ड और हमारा फोर्थ, इसी प्रकार ये हमारे 4 अलग अलग केंद्रों में विभाजित हो जाते हैं, जिससे हमारे क्या होता है 4 नई सेल्स बनती हैं, हम डॉटर सेल कहते हैं, जबकि हमारी मदर सेल होती है, मदर सेल। इन्हीं मदर सेल्स में क्या होता है, हमारे मेल्स के स्पर्म आकर मिलते हैं, ये भी इनमें भी हमारा क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। हमने यहाँ पर यानी फीमेल के एग का अर्धसूत्री विभाजन करके दिखाया है। इसी प्रकार नीचे से क्या होता है, हमारा मेल्स का अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें से उनका भी सेम यही प्रोसेस होता है, और यहाँ पर उनमें भी एक एक क्रोमेटिड यानी एक एक गुणसूत्र हमारा उनकी कोशिका में पड़ा रहता है। जब ये गुणसूत्र एग के कोशिका से मिलते हैं तो इनमें निषेचन होता है, तो ये हमारे डबल डबल पेयर बना लेते हैं, जिससे हमारे यानी 23 हमारे मेल और 23 हमारे फीमेल, जिस प्रकार एक कोशिका का निर्माण होता है, जिसे हम इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इन्हीं 46 गुणसूत्र की आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ती है। इन्हीं 46 गुणसूत्र में हमारे जितने भी जीन होते हैं उनमें हमारे सारी इंफॉर्मेशन रहती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। यानी आपने देखा होगा इस प्रकार एक फीमेल होती है और मेल होता है। ठीक है, तो इसका गुणसूत्र और इसके गुणसूत्र में जितने भी जीन रहेंगे ये आपस में आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुछ यानी वो कुछ हद तक यानी मदर्स पे मिलता है और कुछ हद तक वो पिता पे मिलता है। ठीक है, ना तो प्योर पिता पर होता है और ना प्योर माता पर होता है बच्चा। ठीक है, तो बच्चे में दोनों गुण आते हैं, यानी माता और पिता के दोनों गुण कब आते हैं, जब इन जीन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो इसमें डॉटर सेल में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। आपने देखा होगा जिस प्रकार यहाँ पर हमने दिखाया है कि आपको यहाँ पे गुणसूत्र 2 दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर गुणसूत्र कितने दिखाई देते हैं, हमारे 1 1। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी एक रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। ठीक है, आधी नहीं होगी तो 92 गुणसूत्र हो जाएंगे, और 92 गुणसूत्र होंगे तो बच्चा विशाल रूप से पैदा होगा, उसका पता नहीं किस कैसा रूप होगा, किस प्रकृति का व्यक्ति होगा। ठीक है, तो चूंकि हम 46 गुणसूत्र वाला व्यक्ति आपको एक नॉर्मल व्यक्ति दिखाई देगा। ठीक है, अगर इन गुणसूत्रों की संख्या थोड़ी बहुत घट बढ़ जाए तो व्यक्ति अचानक से बहुत यानी भयंकर शरीर लेकर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वो बिल्कुल एकदम यानी जो हमारा फिक्स रेशो है वो है हमारा 46 गुणसूत्र। ठीक है, तो बात करते हैं कि यहाँ पर मदर सेल से यानी जो डॉटर सेल बनती है उनमें गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। ठीक है, यानी बात करते हैं तो गुणसूत्र की संख्या ऊपर मदर सेल्स में होगी 46, जबकि डॉटर सेल में कितनी होगी 23। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लेकर 2-2 के पेयर बनाकर दिखाए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी खोज, यानी सर्वप्रथम इसको देखा था खोज यानी फार्मर तथा मूरे ने। किसने, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनकी खोज किसने की थी, फार्मर तथा मूरे ने। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यह जनन कोशिका में होता है। ठीक है, यानी हमारी जो बॉडी है वो बॉडी हमारी अलग उसमें होता है हमारा समसूत्री विभाजन, यानी हमारी बॉडी कहीं से भी कट फट जाए और इस घाव को भरने के लिए हमारा कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन, यानी आसपास की कोशिका इतनी कोशिका टूट जाएंगी और उस घाव को भर देंगी। ठीक है, ज्यादा फालतू कोशिका नहीं बनेगी क्योंकि हमारा शरीर फिर यहाँ से उभरा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए जितनी कोशिका टूटती है इतनी कोशिका बनती है, यानी जितनी कोशिका यहाँ से मर चुकी है इतनी कोशिका दोबारा से पीछे से बन जाएगी और हमारा घाव भर जाएगा। पर हमारा अर्धसूत्री विभाजन में थोड़ा अलग प्रकार का होता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारा ये जनन कोशिका में ही होता है। जनन कोशिका यानी हमारे जो जनन है वो हमारे अंडाशय, यानी हमारे अंडाशय में हमारे स्पर्म रहते हैं, मतलब सॉरी वर्षण, यानी हमारे वर्षण यानी हमारे टेस्टिस में हमारे शुक्राणु रहते हैं। इसी प्रकार माता की फलो उसमें अंडाशय यानी हमारा अंडाशय में क्या रहते हैं, एग, यानी उनके अंडे रहते हैं। ठीक है, तब बात करते हैं हम यहाँ पर मियोसिस, यानी यह मियोसिस 2 प्रकार से होता है। आपने देखा होगा ये शुरुआती अवस्था में मियोसिस कितना प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। शुरुआत में गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, फिर इनके भी आधे हो जाते हैं, यानी ये हमारा प्रोसेस यानी अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। ठीक है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक,
अब बात करते हैं अपने अर्धसूत्री विभाजन के प्रोसेस के बारे में, ठीक है। यानी कैसे कैसे अर्धसूत्री विभाजन होता है, किस प्रकार यह जनन कोशिकाओं में काना होता है, किस प्रकार हमारा जैसे अंडे से हमारा स्पर्म का निषेचन कैसा होता है, किस प्रकार उनमें गुणसूत्रों का बंटवारा होता है, किस प्रकार हमारे यानी जो हमारा एक भ्रूण उत्पन्न होता है निषेचन के बाद उसमें किस प्रकार 46 गुणसूत्र हमारे पहुंचते हैं, ठीक है। उन सब के बारे में यहाँ पर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस, ये है हमारा 2 फेज में होता है, यानी अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड, ठीक है। तो अर्धसूत्री फर्स्ट थोड़ा बड़ा होता है, इसको हम पहले इसी को पढ़ेंगे और थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना, ठीक है। अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे सही से, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से अभी समझ लीजिएगा, वरना आपको वीडियो फिर दोबारा भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि आपको मेरी वीडियो देखने के बाद किसी की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप मेरी वीडियो पर बने रहिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सिर्फ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सब कुछ लिख देता हूँ, जितनी भी तमाम जानकारियां होती हैं। आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको हर चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तब बात करते हैं हम यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, यानी इसमें 5 फेज होते हैं, इंटरफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। इससे पहले भी समसूत्री विभाजन में ये 5 फेज थे, ठीक है। तो इसमें भी चूंकि आपको हम बता दें कि किसी भी कोशिका को 2 बराबर भागों में बांटना हो तो सर्वप्रथम हमें सबसे बड़ी दिक्कत पड़ती है उसको केंद्रक को बांटने में, ठीक है। उससे बड़ी दिक्कत पड़ती है उसके यानी इस कोशिका द्रव को बांटने में, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको दिखाया है, ये हमारी कोशिका है, इस कोशिका में ये हमारा कोशिका द्रव भरा रहता है, इसी कोशिका द्रव में हमारा केंद्रक रहता है। तो सबसे पहले अगर केंद्रक कोशिका को 2 बराबर भागों में बांटना होता है तो सर्वप्रथम हमें केंद्रक यानी केंद्रक को 2 बराबर भागों में बांटना होता है। उसके बाद हमारा कोशिका द्रव को भी 2 बराबर भागों में बांटना होता है, क्योंकि कोशिका द्रव की वजह से ही कोशिका अंग यानी हमारे जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक आदि सब ये सब कोशिका में जीवित रहते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटरफेज 1, प्रोफेज 1, इन प्रोफेज इसमें सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? प्रोफेज 1। यह प्रोफेज 5 अवस्थाओं में होती है। हम आपको यहाँ पर दिखा भी रहे हैं इसको, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और हमारा डाइकेनेसिस, ठीक है। ये हमारा 5 फेज में होता है। इसको हम अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है हमारी अर्धसूत्री विभाजन में? प्रोफेज। कौन सी होती है? प्रोफेज 1, ठीक है। तो बात करते हैं इंटरफेज 1 की, ठीक है। तो इंटरफेज होता क्या है, ठीक। तो शुरुआती अवस्था में हमने आपको बताया कि जब शुरुआती अवस्था कोशिका सेल यानी विभाजन होने वाली होती है तो उससे पहले जो हमारा गुणसूत्र होते हैं वो हमारे क्रोमेटेड धागे के रूप में पड़े रहते हैं, ठीक है। किसके रूप में? ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से गुणसूत्रों को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा गुणसूत्र हमारा एक फैली हुई अवस्था में धागेनुमा आकृति में रहता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इंटरफेज 1 के बारे में। तो इसे तैयारी अवस्था भी कहते हैं। इसमें सर्वप्रथम क्या होता है, इसमें डीएनए, हमारा प्रोटीन, इन दोनों का निर्माण होने लगता है, क्योंकि हमारे गुणसूत्र जो होते हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ती, बल्कि उनमें क्या होता है हमारा डीएनए तथा प्रोटीन की वृद्धि होने लगती है, जिस प्रकार हमारा डीएनए तथा प्रोटीन बराबर बराबर हिस्सों में बट जाता है, ठीक है। तो इसे तैयारी अवस्था भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? तैयारी अवस्था। यानी हमारी तैयारी अवस्था होती है, इसमें सिर्फ डीएनए तथा प्रोटीन का निर्माण होता है, बाकी कोशिका द्रव भी इसमें कोशिका द्रव की मात्रा भी इसमें बढ़ती है, ठीक है। तो हमने आपको ये कोशिका दिखाई है, यहाँ पर ये कोशिका द्रव है और ये केंद्रक है, ठीक है। इस केंद्रक में हमारा शुरुआती अवस्था में जो हमारा डीएनए होता है वो हमारा क्रोमेटिड यानी हमारा धागे के रूप में रहता है, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीन। अब बात करते हैं अर्धसूत्री 1 के ही हमारा सेकंड पार्ट यानी हमारा प्रोफेज यानी इंटरफेज के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोफेज 1, ठीक है। तो प्रोफेज 1 यह सबसे लंबी अवस्था होती है, यानी हमारी अर्धसूत्री विभाजन में सबसे लंबी हमारी अवस्था कौन सी होती है? हमारी प्रोफेज 1। और ये 5 अवस्था यानी 5 फेज में पूर्ण होती है। कितने फेज में पूर्ण होती है? ये हमारी 5 स्टेप में पूर्ण होती है। यानी इसके हमारे 5 स्टेप होते हैं, हमारे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और हमारे डाइकेनेसिस, ठीक है। तो बात करते हैं हम लेप्टोटीन के बारे में, ठीक है। तो लेप्टोटीन इसमें जो हमारा क्रोमेटेड धागा होता है वो गुणसूत्र का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? गुणसूत्र का रूप ले लेता है, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था इंटरफेज 1, उसमें क्या होता है, जितना भी हमारा गुणसूत्र होता है केंद्रक होता है, उसमें हमारा केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं हमारे धागे के रूप में पड़े रहते हैं, पर वो धागा का रूप एक ठोस रूप ले लेता है। किस प्रकार हमारा वो गुणसूत्रों का रूप ले लेता है, इस यानी वो होता है हमारा लेप्टोटीन में, ठीक है। लेप्टोटीन हमारी फर्स्ट फेज है हमारे प्रोफेज की, यानी लेप्टोटीन। इसमें क्रोमेटेड धागा गुणसूत्रों के रूप में गुणसूत्रों का रूप ले लेता है, ठीक है। ये हमारा केंद्रक है। इस केंद्रक में हमारा ये हमारी मेल गुणसूत्र है और ये हमारे फीमेल गुणसूत्र है, ठीक है। अब तक इनमें अट्रैक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जाइगोटीन के बारे में, ठीक है। तो जाइगोटीन
तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं, जितने भी हरे कलर के हैं हमने मेल यानी मेल गुणसूत्र हैं, और जितने ब्लैक से हमारे फीमेल गुणसूत्र हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें जाइगोटीन के बारे में, ठीक है। जाइगोटीन ये हमारी प्रोफेज की एक सेकंड अवस्था है। इसमें क्या होता है, इसमें मेल तथा फीमेल की गुणसूत्रों में अट्रैक्शन होने यानी अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अट्रैक्शन होता है नहीं, एक दूसरे पर आकर ये चिपक जाते हैं, यानी क्या हो जाते हैं, ये द्विगुणित हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम अगले फेज के बारे में। जब तक आप इसका अब बात करते हैं अपने अर्धसूत्री यानी हमारे प्रोफेज के थर्ड फेज पर, ठीक है। यानी थर्ड फेज यानी हमारा पेकेटीन, ठीक है। ये हमारा किसका है, प्रोफेज का थर्ड पार्ट पेकेटीन। तो पेकेटीन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो हमारा गुणसूत्र था वो क्या था, हमारा यानी डाइपोल्ड यानी हमारा वो हमारा क्या हो गया था, द्विगुणित हो चुका था, ठीक है। उसमें क्या था, हमारा जो मेल और फीमेल के गुणसूत्र में आपस में ऐसे यानी हमारे आपस में ऐसे चिपक गए थे, ठीक है। ये हमारा इस प्रकार हमारे दिखाई दिए थे, ठीक है। तब अभी ये हमारे डाइपोल्ड यानी हमारे द्विगुणित हो चुके थे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे यानी पेकेटीन। इस पेकेटीन में क्या होता है, हमारे जितने भी गुणसूत्र हैं हमारे टेट्रावैलेंट हो जाते हैं, यानी इसमें चारों भुजा अलग अलग दिखनी शुरू हो जाती है। ये आपको दिख रहा होगा, यानी इसमें चारों भुजा अलग अलग हो जाती है। इससे पहले ये हमारे डाइपोल्ड यानी हमारे इस प्रकार दिखाई दिए थे, इस प्रकार सॉरी ये हमारे द्विगुणित थे, पर ये हमारे क्या हो गया, टेट्रावैलेंट यानी इनमें चारों भुजा अलग अलग हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में क्या होता है, यानी जो हमारे मेल और फीमेल के गुणसूत्र यानी दो स्थानों पर आपस में चिपक जाते हैं, यानी छोटी भुजा छोटी से और बड़ी भुजा बड़ी से, ठीक है। तो डिप्लोटीन इसमें टेट्रावैलेंट गुणसूत्र दो स्थानों पर चिपक जाते हैं। इसमें जीन का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है, एक जीन से दूसरे जीन का आदान प्रदान होता है। आपने देखा होगा जो बच्चा पैदा होता है उसमें कुछ गुण यानी फीमेल्स के होते हैं और कुछ गुण मेल्स के होते हैं, ठीक है। यानी दोनों के मिले जुले जीन से एक हमारे बच्चे का निर्माण होता है। इसी बच्चे का निर्माण यानी जीन आदान प्रदान कौन सी अवस्था में होता है, हमारे डिप्लोटीन में। क्वेश्चन आ जाता है कि वह प्रोफेज की कौन सी अवस्था है जिसमें जीन का आदान प्रदान होता है, तो हमारे डिप्लोटीन, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तब हम अब देखते हैं अपने प्रोफेज के लास्ट पार्ट यानी हमारा डाइकेनेसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे केंद्रक झिल्ली होती है, यानी जो आसपास उसके जो केंद्रक झिल्ली होती है वो लगभग समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो नीचे से ऊपर की ओर खुलता है, ठीक है। इससे पहले ये आपस में जुड़े थे, ठीक है, पर ये हमारा क्या हो गया अब, यानी डिप्लोटीन में आपस में जुड़े थे, ये सिरा आपस में जुड़ा था, पर हमारा डाइकेनेसिस में ये सिरा नीचे से ऊपर की ओर खुलता जाता है, क्योंकि यहाँ पर जीन का आदान प्रदान हो चुका होता है, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे हम मेटाफेज, ठीक है। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। और हमने यहाँ पर यानी प्रोफेज कंप्लीट हम कर चुके हैं। इसके बाद पढ़ाएंगे मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज तथा अर्धसूत्री 2, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले फेजेज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अर्धसूत्री विभाजन का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हमने इंटरफेज 1 और हमारा प्रोफेज के 5 भाग हमने यहाँ पर पूरे किए थे, ठीक है। उनको एक बार यहाँ पर हम रिव्यू कर लेते हैं चित्र की सहायता से, ठीक है। वहां पर आपको सही से समझ में नहीं आएंगे, यहाँ पर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआती अवस्था यानी अर्धसूत्री विभाजन में हमारा शुरुआत में होता है इंटरफेज 1। इस इंटरफेज 1 यानी हमारी शुरुआती अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, हमारा डीएनए और हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है, और जो हमारा डीएनए होता है हमारा क्रोमेटिन धागे के रूप में पड़ा रहता है। उसके बाद ये हमारा क्रोमेटिन धागा हमने आपको दिखाया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोफेज 1। ये हमारा प्रोफेज 1 हमारा 5 अवस्था में पूरा होता है, यानी हमारा लेप्टोटीन। इसमें क्या होता है, हमारे जितना भी क्रोमेटिन धागा होता है हमारा किसके रूप में, यानी गुणसूत्र के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं जाइगोटीन यानी जाइगोट कब बनता है, जाइगोट तब बनता है जब मेल के गुणसूत्र तथा फीमेल के गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, तो उसे हम जाइगोट कहते हैं। ये हमारा जाइगोट बन जाता है क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल के गुणसूत्र आपस में चिपक जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं पेकेटीन के बारे में, ठीक है। तो पेकेटीन एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा क्या होता है, यानी टेट्रावस्था में हो जाता है। इसकी 4 भुजा आपको दिखाई देने लगती है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारा ये द्विगुणित होता है, पर यहाँ पर ये 4 गुणित हो जाता है, इसकी चारों भुजा आपस में दिखाई देती है। हमारा क्या कहलाता है, पेकेटीन। क्या कहलाता है, पेकेटीन। उसके बाद बात करते हैं हम डिप्लोटीन के बारे में। डिप्लोटीन हमने पहले बताया था कि डिप्लोटीन में क्या होता है, ये सिरे आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ पर क्या होता है, जीन का आदान प्रदान होता है, यानी हमारे फीमेल और मेल के जो गुणसूत्र होते हैं वह आपस में ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं, उससे क्या होता है, जीन का आदान प्रदान कर देते हैं।
हैं, कुछ समय पश्चात ये धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाते हैं, हमारा डाइकिनेसिस प्रक्रिया कहलाती है। तो डाइकिनेसिस प्रक्रिया में जितने भी हमारे गुणसूत्र होते हैं नीचे से ऊपर की ओर खुलने लगते हैं इस प्रकार, क्योंकि इनमें अब जीन का आदान प्रदान हो चुका होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा यानी प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 के बाद हमने 5 स्टेज पढ़े इसके प्रोफेज 1, तो प्रोफेज 1 से बाहर निकल कर आए, अब हम बात करते हैं मेटाफेज 1। ठीक है, तो मेटाफेज 1 में क्या होता है, यानी जितने भी हमारे गुणसूत्र होते हैं वो हमारे एक केंद्रक रेखा पर आ जाते हैं। ये हमारी केंद्रक रेखा होती है, इस केंद्रक रेखा पर आकर चिपक जाते हैं हमारे जितने भी हमारे गुणसूत्र होते हैं, मेल और फीमेल के जो गुणसूत्र होते हैं हमारे एक हमारी केंद्रक अवस्था पर आकर चिपक जाते हैं। उसके बाद ये हमारे ध्रुवों पे यानी हमारा यहाँ पर होता है हमारा यानी सेंट्रोसोम। क्या होता है सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम क्या काम करता है, इनको आपस में खींचने का काम करता है। तो हमारी अगली कंडीशन आती है हमारी एनाफेज 1। इस एनाफेज 1 में क्या काम होता है, इस एनाफेज 1 में ये गुणसूत्र एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, यानी ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, आपको यह सब चीजें तब समझ में आएगी जब आप हमारी इससे पहली वीडियो देखोगे, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल सेम टू सेम समसूत्री विभाजन के अनुरूप यानी समसूत्री विभाजन के जैसा ही एक वो पार्ट है। ठीक है, आप समसूत्री विभाजन को देखोगे तब जाकर आप इसको ये समझ में आएगा। ठीक है, यानी इससे आगे हमारा समसूत्री विभाजन 2 बिल्कुल सेम टू सेम दूसरी कॉपी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम एनाफेज 1 के बारे में। तो एनाफेज 1 इसमें क्या होता है, गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। उसके बाद हमारा होता है टेलोफेज 1। टेलोफेज क्या काम करता है, इसमें एक सेल प्लेट का निर्माण होने लगता है। ये सेल प्लेट हमने आपको दिखाई है। सेल प्लेट क्या काम करता है, ये हमारा दोनों केंद्रकों को अलग अलग करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमारा सेल प्लेट अलग हो गई। अब उसके बाद टेलोफेज की एक दूसरी कंडीशन होती है जो अंतिम अवस्था होती है। इसमें क्या होता है हमारा यानी इसमें धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने शुरू हो जाती है। इसमें हमारा केंद्रक द्रव यानी कोशिका द्रव विभाजित होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कंप्लीट होती है हमारी अर्धसूत्री विभाजन 1। उसके बाद बात करते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन 2। तो अर्धसूत्री विभाजन 2 ही यहीं से जो हमारे जो केंद्रक बने हैं इसमें 2-2 क्रोमोसोम हमने दिखाए हैं, यह क्या होते हैं आपस में केंद्रक पे आकर चिपक जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर इंटरफेज 1 आपको प्रोफेज 1 यहां पर नहीं बताया, क्योंकि प्रोफेज ये जो कंडीशन होती है गुणसूत्र का यहां पर निर्माण हो चुका है, ये प्रोफेज 1 ही कहलाती है। ठीक है, इन्हें प्रोफेज 2 कहलाती है। ठीक है, तो प्रोफेज 2 ना होकर हम सीधे लेंगे मेटाफेज 1 की ओर इशारा करेंगे, यानी 1 की मेटाफेज 2 पढ़ेंगे। इस जैसे कि यहां पर हमने आपको पढ़ा कि मेटाफेज में क्या होता है, जितने भी गुणसूत्र होते हैं हमारे केंद्र पर आकर चिपक जाते हैं। इसी प्रकार मेटाफेज 2 में भी ये हमारे जो गुणसूत्र यानी दोनों गुणसूत्र आपस में आकर कहां पर चिपक जाते हैं, यानी केंद्रक रेखा पर। यही केंद्रक रेखा जब धीरे धीरे हम एनाफेज की ओर आगे बढ़ते हैं तो ये एनाफेज 2, तो एनाफेज 2 में ये गुणसूत्र आपस में यानी एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और ये ध्रुवों की ओर जाकर चिपक जाते हैं। उसके बाद आता है टेलोफेज 2। तो टेलोफेज 2 में क्या होता है, जो हमारा एक सेल प्लेट बनती है, सेल प्लेट से दोनों केंद्रक अलग हो जाते हैं और हमें एक यहाँ केंद्रक 1 और केंद्रक 2 मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे थे कि हमारे एक गुणसूत्र यानी हमारे टोटल 4 गुणसूत्र थे और यहाँ पर कितने रह गए, 2-2 गुणसूत्र। यानी हमने पहले ही बताया था वीडियो शुरू होने से पहले ही कि जितने भी मिनी मदर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या जो हमारी डॉटर सेल बनती है उनमें आधी होती है, यानी डॉटर सेल में बनने वाले गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल से आधी हो जाती है। तो मदर सेल में 4 और जबकि यहाँ पर 2-2। ठीक है, आधी हो गई। उसके बाद बात करते हैं ये भी हमारा इसी का पार्ट है मेटाफेज का ही। ठीक है, यानी चूंकि हमारा एक केंद्रक है तो इसी के गुणसूत्र ऐसे अलग हुए। इसी प्रकार दूसरे केंद्रक के बारे में बात करते हैं। दूसरा केंद्रक भी ऐसे ही सेम टू सेम यही प्रक्रिया चलती है, यानी मेटाफेज 1 और एनाफेज 2 और हमारा टेलोफेज 2, ये सारी प्रक्रिया होकर और यहाँ पर भी हमारे 2 न्यूक्लियस यानी 2 केंद्रक बन जाते हैं। इस प्रकार हमारे क्या होता है, एक केंद्रक से हमारे कितने सेल बनती हैं, 4 सेल बन जाती है। ठीक है, हमने शुरुआत में ही बताया था कि हमारे जितने भी अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें एक सेल से 4 सेल बनती हैं। तो यहाँ पर आपको 4 सेल बनती दिखाई दे रही होगी, यानी एक सेल, तीसरी सेल और हमारी चौथी सेल, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी इस प्रकार हमारी 4 सेल का निर्माण हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सपोर्टिव लगी हो तो इसको आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर आगे, इसमें हम पढ़ाएंगे आपको सिंड्रोम। सिंड्रोम में क्या होता है, सिंड्रोम जैसे कि यहाँ पर तो सभी गुणसूत्रों का आदान प्रदान यानी जो उनका विभाजन है वो 23 गुणसूत्रों में समान भागों में हो रहा है। ठीक है, यानी मेल्स के 23 गुणसूत्र और फीमेल्स के 23 गुणसूत्र मिलकर एक हमारा जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट यानी एक भ्रूण का निर्माण होता है। पर अगर गलती से यह गुणसूत्र 46 की जगह 47 हो जाते हैं या फिर 44 रह जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक बीमारी हो जाती है जिसे हम सिंड्रोम बीमारी कहते हैं। तो सिंड्रोम बीमारी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।